पैकेज सब्जियां के लिए भी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। मेरा तो सपना है कि दुनिया भर के बाजारों में भारत के किसानों, भारत के पशुपालकों और भारत के मछुआरों के उत्पाद दुनिया में धूम मचाए। दोस्तों, दुनिया में धूम मचाए। इसलिए देश भर में फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी और कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने पर बहुत काम हो रहा है। यहां बनने वाली भाजपा सरकार इस काम को भी तेज गति से आगे बढ़ाएगी और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों, बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है, ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है। लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। साथियों, बंगाल के मछुआरों से टीएमसी कैसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहां से तथ्य, आंकड़े, उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। बंगाल के फिशरमैन में वो ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि मेरे मछुआरे भाई बहनों को मदद मिले, मेरे मछुआरे भाई बहनों को बेहतर टेक्नोलॉजी मिले। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर की राज्य सरकारें अपने यहां के मछुआरों के नाम रजिस्टर करवा रही है। लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। लेकिन टीएमसी सरकार यहां के मछुआरों के रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथियों, टीएमसी बंगाल के नौजवानों के भविष्य के साथ भी खेल खेल रही है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को
पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। आप मुझे बताइए, बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? ये टीएमसी को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? बंगाल को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? नौजवानों का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? माताओं बहनों को सुरक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को, बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, देश में जो भी सरकारें विकास को रोकती हैं, गरीब कल्याण के काम में रुकावट डालती है, देश का मतदाता अब जान चुका है, देश का मतदाता जाग चुका है। ये रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है। दिल्ली में भी, दिल्ली प्रदेश में एक ऐसी ही सरकार थी जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी। हम उनको कहते रहे कि दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। वो राजनीतिक हिसाब किताब में ही लगे रहते थे। इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, मुख्यमंत्री को भी घर भेज दिया। और अब दिल्ली में आयुष्मान योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज हो रहा है। साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है, यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी लागू हो, गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। साथियों, बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। मैं आपको हर घर नल से जल की बात बताता हूं। देश के गांव-गांव में हर घर तक पाइप से जल पहुंचे, इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ये अभियान चला रही है। अब जैसे त्रिपुरा है, वहां पहले की सरकार के समय 100 में से सिर्फ 4 घरों में ही नल से जल आता था। जब लेफ्ट वालों की सरकार थी ना त्रिपुरा में, आपके पड़ोस में, 100 घर में से सिर्फ 4 घर में। लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कारण आज वहां 100 में से 85 घरों में नल से जल आने लगा है।
ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? आप जरा बताएं, मैं ना दोबारा बताऊं मैं। जब ये लेखपालों की सरकार थी तब 100 में से 4 घरों में नल से जल आता था। आज 85 घरों में, 85 घरों में पानी पहुंचता है। साथियों, आज भी बंगाल में आधी आबादी ऐसी है जिनके यहां नल से जल नहीं आता। अगर त्रिपुरा में बीजेपी ना आती तो वहां आज भी वैसा ही हाल होता। बंगाल में बीजेपी आएगी तो यहां हाल बदलेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को पानी लाने के लिए कितनी परेशानी होती है। भाजपा सरकार इस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाकर रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहनों बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी, यहां की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। इसलिए आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि हां, कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। भाजपा को आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। साथियों, टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यहां छोटे से छोटा टीएमसी का नेता खुद को बंगाल का माई बाप समझने लगा है। हुगली को तो इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए बदनाम किया है।
बीजेपी युवाओं को लूटने वालों को जरूर सजा दिलाएगी। साथियों, आपको एक और बात याद रखनी है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी, और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए यहां के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए। लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा। और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। ये काम कौन कर सकता है? 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 ये काम आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। आपका वोट ये सारे सपने पूरा करा सकता है। बीजेपी को दिया आपका एक एक वोट घुसपैठियों को भगा सकता है। इसलिए इस बारी आपको एक ही लक्ष्य, एक ही धुन, एक ही सुर, एक ही संकल्प लेना है। और मैंने प्रारंभ में संकल्प दिलवाया था, फिर से बोलवाता हूं, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार।
इसी संकल्प के साथ एक बार फिर आप सभी को यहां विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। मिशन बंगाल पर बीजेपी लगी है, उसका पीएम नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम सियासी बातें उन्होंने कही और ममता सरकार पर आरोप लगाए। प्रयागराज में मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए हैं। संगम किनारे रोके जाने और मारपीट के आरोप में उन्होंने धरना दिया है। धरने में बैठ गए हैं शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके साथ कई संत भी वहां पर मौजूद हैं। और शंकराचार्य का कहना है कि अगर प्रोटोकॉल और सम्मान के साथ हमें स्नान नहीं कराया गया तो हम स्नान नहीं करेंगे। देखिए, धरना स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 4 में शिविर, हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या तस्वीरें हैं? शंकराचार्य का धरना भी चल रहा है, प्रशासन ने कोई बातचीत की है? बिल्कुल, देखिए अवधेश, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पूरी घटना सुबह आज करीब 10 बजे की है। जिस तरह से आज मौनी अमावस्या का पर्व है और पूरा संगम योज का जो घाट है वो श्रद्धालुओं से भरा हुआ था, लेकिन उसी वक्त वहां पर ज्योतिषा पीठ चार्य जो दिशा मुकेश नंद हैं वो वहां पर स्नान करने के लिए अपनी पालकी से जाते हैं और प्रशासन उनसे आग्रह करता है कि संगम नोज पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से आप पालकी से ना जाके बल्कि आप पैदल स्नान कर लीजिए। और उसी को लेकर उनके जो भक्त थे और उनके जो साथ चलने वाले थे वो ये बात उनको गवारा नहीं लगी और उसी के बाद पुलिस के साथ थोड़ी बहुत उनकी जो है वो झड़प हो गई। वहां पर अगर हम डीएम की बात करें, डीएम मनीष कुमार वर्मा का ये साफ कहना है कि उनका कहना है कि प्रशासन बिना अनुमति के अपनी पालिका पर आए थे। उस समय संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, बार बार अनुरोध करने पर भी वो बिना इजाजत यहाँ आए और अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका कहना है कि और अब इसलिए मुझे सिर्फ इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उन्हें पूरे प्रोटोकॉल और सम्मान के साथ संगम घाट नहीं ले जाया जाएगा तब तक वह स्नान करने के लिए नहीं जाएंगे। वहीं पर अभी हालिया जो अपडेट हमारे पास आया है वहां पर जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने बताया है कि शंकराचार्य से हम लोगों ने बहुत आग्रह किया कि जिस तरह से संगम नोज पर भीड़ है वो गैर परंपरागत अपनी पालकी के साथ आ रहे थे और हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो उनके साधु संत है वो बिल्कुल सौरभ हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, अवमुक्तेश्वरानंद उनके साथ कंप्यूटर बाबा भी इस धरने में शामिल हो गए तो बाकायदा वहां पर लेट गए और सभी संतों का यह कहना है कि शंकराचार्य के साथ जिस तरीके से अभद्रता हुई है उसके बाद वो ये मांग कर रहे हैं कि सम्मान के साथ उनको स्नान के लिए ले जाया जाए। शंकराचार्य कह रहे हैं कि संगम तट पर जाने से रोका गया, वहीं प्रयागराज पुलिस कह रही है कि संगम नोज पर जाने की इजाजत नहीं थी। भीड़ के मद्देनजर शंकराचार्य की तरफ से कहा गया है कि संतों के साथ पुलिस ने मारपीट की, वहीं प्रयागराज पुलिस कह रही है कि संगम तट पर पैदल जाने का हमने आग्रह किया था लेकिन वो नहीं माने। शंकराचार्य कह रहे हैं कि शिष्यों को लात और थप्पड़ मारे गए, जबकि प्रयागराज पुलिस कह रही है कि शंकराचार्य के अनुयायियों ने पुलिस से धक्का मुक्की की है जिसके सबूत सीसीटीवी में उनके पास मौजूद हैं। और अब शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि पुलिस को ऊपर से आदेश आया होगा। प्रयागराज पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले में हमारे पास वीडियो के साक्ष्य हैं और हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये दोनों पक्षों में जो घमासान मचा हुआ है वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है और उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके के संगम तट पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है, प्रयागराज पुलिस ने कहा है कि शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है। और प्रयागराज पुलिस ये भी कह रही है कि हमारे पास वीडियो के जो साक्ष्य हैं वो मौजूद हैं। अवमुक्तेश्वरानंद संगम नोज पर जाने की जिद कर रहे थे, ये पुलिस कह रही है। और पुलिस ये भी कह रही है कि बिना इजाजत के 200 अनुयायियों के साथ अवमुक्तेश्वरानंद संगम नोज पर जाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि संगम नोज वही जगह है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है और सबसे बड़ी भीड़ जो पहुंचती है, सबसे बड़ा स्नान का जो महत्व है वो संगम नोज का ही है। और वहीं पर अवमुक्तेश्वरानंद जाना चाहते थे लेकिन प्रयागराज पुलिस कह रही है कि वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद शंकराचार्य के अनुयायियों ने धक्का मुक्की की है, जिसके बाद
सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि उनके जो शिष्य हैं उनके साथ प्रयागराज पुलिस ने मारपीट की है, तो दोनों तरफ से धक्का मुक्की के आरोप लग रहे हैं, दोनों तरफ से अभद्रता के आरोप लग रहे हैं। इन सब के बीच मुक्तेश्वरानंद अपने माघ मेला शिविर में धरने पर बैठ गए हैं और कई बड़े संतों का साथ भी उन्हें वहां पर मिल रहा है और सभी का यही कहना है। शंकराचार्य ने कहा है कि जब तक ससम्मान हमें स्नान नहीं कराया जाएगा तब तक मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से धक्का मुक्की की स्थिति बनी है, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, शंकराचार्य को पालकी से लेकर उनके शिष्य जा रहे हैं। इस तस्वीर के पीछे का एक इतिहास है। 1955 तक इसी तरीके से शंकराचार्य को पालकी पर ले जाया जाता था, लेकिन अखाड़ा परिषद बनने के बाद रथों की परंपरा आई। बड़े बड़े अधिकारी संतों को मार रहे हैं और उसके बाद हमारे पास आकर के कह रहे हैं फिर से दोबारा। अभी जब लौट रहे थे हम लोग, आपने देखा, हम लोग वापस जाने के लिए लौट गए, चलने लग गए। उसके बाद फिर एक दल आया पुलिस वालों का और वो संतों को मारने लगे। ये क्या है? इसीलिए अब हम नहीं जा रहे हैं। हम वापस जा रहे थे, लेकिन जब वो धावा करके हमको मार रहे हैं संतों को, अब हमने तय किया कि अब नहीं जाएंगे, अब हम स्नान करेंगे। करे रोके, कितना रोकते हैं वो रोक पाएंगे हमको? स्वामी जी यहाँ पर सुबह 9 सवा 9 के आसपास पांटून पुल 2 जो कि कल से बंद है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, उस पे पुलिस वालों से धक्का मुक्की करी और बैरियर गिराए। बैरियर गिराने के उपरांत जिसके सीसीटीवी फुटेजेज है हमारे पास, उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने जो है, जब बोला गया कि भाई परंपरा आप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वापसी मार्ग को इन्होंने रोक दिया और वापसी मार्ग पे ही अपना रथ ओब्लिक पालकी जो उनकी थी अनुयायियों के साथ लगभग 3 घंटे तक इन्होंने वापसी मार्ग को रोक के रखा और अव्यवस्था फैलाई। और इनके अनुयायियों ने और इन्होंने छोटे बच्चों को आगे करके वहाँ पर जो है अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करी। और यहाँ हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, निवेदन किया। मैंने खुद ने लगभग आधा घंटा तक इनसे बात करी, बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ अपना पैदल जाइए, अभी यहाँ तक आ गए तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से पैदल जाके अपना स्नान कर लीजिए। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए और तैयार नहीं होने के कारण उन्होंने जो अपना खुद के जो उनके अनुयायी थे उन लोगों ने अपना जो है साथ अपना वापस अपने आश्रम की तरफ चले गए हैं। तो ये वापसी मार्ग को बार बार अवरुद्ध किया हुआ था, जिसकी वजह से कोई घटना घटित हो सकती थी। आज मौनी अमावस्या पर इस मौके पर देश भर के तीर्थ स्थलों पर स्नान चल रहा है। पवित्र नदियों के किनारे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा संगम नगरी प्रयागराज में लोग जुटे हैं, जहां पर माघ मेला चल रहा है। और आज मौनी अमावस्या का जो प्रमुख स्नान हो रहा है, इस मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी श्रद्धालुओं पर की गई। माघ मेला आस्था का विराट समागम बना हुआ है, जहां साधु संत, कल्पवासी और आम श्रद्धालु एक साथ संगम की पवित्र धारा में डुबकी लगा रहे हैं। शाम 4 बजे तक का आंकड़ा आ गया है। शाम 4 बजे तक 3 करोड़ 82 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। प्रशासन ने मौनी अमावस्या पर पहले ही 3 करोड़ लोगों के आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान लगाया था। 3 करोड़ का आंकड़ा दोपहर 12 बजे पार हो गया था। मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये वही संगम नोज है जहां पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु उमड़ते हैं और यहीं पर सबसे बड़ा स्नान होता है। तो अब तक 4 बजे तक की अगर हम बात करें तो 3 करोड़ 82 लाख लोग स्नान यहां पर कर चुके हैं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है। 227 सीटों वाले सदन में इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन मुंबई का मेयर कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। नतीजे घोषित होने के 2 दिन बाद भी मेयर के नाम की चर्चा तक नहीं शुरू हो पाई है। सियासी सूत्र बताते हैं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस विदेश के दौरे पर हैं, उनके लौटने का इंतजार किया जा सकता है। एक तरफ खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल पर फॉर्मूला बीजेपी के सामने रखा है, जिसमें मेयर के नाम में अब देरी हो रही है। ये बात निकलकर सामने आ रही है कि शिंदे चाहते हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला अपनाया जाए और इसी को लेकर मेयर के नाम में देरी बन सकती है, क्योंकि सहमति बनाने में वक्त लग सकता है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दावोस के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसे माना जा रहा है कि 1 हफ्ते का कुल समय लग सकता है। तो अब आपको 4 तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस पहुंच गए हैं, यानी कि उनके लौटने तक अभी चर्चा फिलहाल रुक सकती है। उधर सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे गुट ने बीजेपी के सामने 2.5 साल वाले फॉर्मूले की मांग रख दी है। साथ ही शिंदे ने अपने पार्षदों को एक होटल में रोका हुआ है। उधर मुंबई कांग्रेस ने हार पर मंथन किया, पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई और जो पूरी तस्वीर बन रही है कि कांग्रेस, या फिर हम करें कि कांग्रेस की तरफ जहां पर
दौर चल रहा है मंथन का, वहीं बीजेपी या महायुति में ये बात चल रही कि आखिर मेयर कौन बनेगा। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि उनकी पार्टी होटल पॉलिटिक्स नहीं करती है। 20 से 22 पार्षद पहली बार जीत कर आए हैं, ऐसे में उन्हें ट्रेनिंग जरूरी है कि बीएमसी में किस तरह काम किया जाता है। हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट की नेता और प्रवक्ता शीतल म्हात्रे जी, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आखिर सच्चाई क्या है? कई सारी कहानियां सामने आ रही हैं। कहानी उसमें से एक ये भी है कि आप एक दबाव तंत्र ला रही हैं बीजेपी पे ताकि आपको किसी तरह का फायदा हो सके। सच्चाई क्या है? 2 दिन से आप के जितने भी पार्षद जीत के आए वो एक 5 स्टार होटल में रखा है। देखिए कि हमारे 29 नगर सेवक चुन के आए हैं, उसमें से 20 नगर सेवक ये पहली बार चुन के आए, तो उनको पता नहीं है कि महानगर पालिका किस तरीके से चलती है, उसके कायदे कानून क्या है, उसमें अपनी बात कैसे रखनी चाहिए। तो उसके लिए हमने 2 दिन का यहाँ पे एक छोटा सा शिविर रखा है जिसमें उनको ये सब बातें सिखाई जाएंगे। और कल शाम से नगर सेवक यहाँ पे आए हैं। आज हमारे मुख्य नेता और उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब भी उनको मिलने के लिए यहाँ आने वाले। तो बाकी की बातें जो कर रहे हैं, मुझे सचमुच हंसी आ रही है कि इतना भी डर रहे। जिस तरह की बात हमेशा करते हैं कि शिवसेना का मेयर मुंबई में होना चाहिए, हमेशा से ही था कि बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि शिवसेना का हो। कहीं ना कहीं आप उसी लाइन पर सोचा तो होगा आप लोगों ने कभी, क्या इस बार भी ऐसी कोई इच्छा है कि 2.5 साल बीजेपी का हो, 2.5 साल शिवसेना का हो, इनका भी मन रख लिया जाए? मैं पहले तो मुंबईकरों का बहुत बहुत अभिनंदन करती और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो 25 साल में जो भ्रष्टाचार की सरकार थी उनको नीचे खींचा है और अभी महायुति को मैंडेट दिया है कि आप आपका मेयर बिठाओ। और मेयर कौन से पार्टी का बैठेगा, कौन बैठेगा, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर जो होना चाहिए कि भाई लेडीज है, जेंट्स है, कुछ भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। वो रिजर्वेशन अभी तक आया नहीं है, रिजर्वेशन आना बाकी है। रिजर्वेशन आने के बाद ही बाकी की बातें सोची जाएंगी। लेकिन मैं इतना बिल्कुल कहना चाहूँगी कि हमारे शिंदे साहब है और फडणवीस जी है और उनके भी जो आला नेता हैं, वो सब बैठ के सोचेंगे कि किसके पार्टी का कभी मेयर होना चाहिए। लेकिन आज मैं इतना पक्का कहूँगी कि महायुति का मेयर होगा। देहरादून की बात करते हैं। देहरादून के सरकारी दून मेडिकल कॉलेज से रैगिंग और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। जूनियर छात्र ने अपने ही सीनियर छात्रों पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। 2025 बैच के जूनियर छात्र ने आरोप लगाया कि 2024 और 2023 बैच के 2 सीनियर छात्रों ने उसके साथ रैगिंग के नाम पर मारपीट की। इसको लेकर पीड़ित छात्र ने कॉलेज प्रशासन को शिकायत भी की, जिसमें उसने बताया है कि पहले हॉस्टल में उसकी बेल्ट और चप्पलों से पिटाई की गई, कैंपस के बाहर भी हमला करने की कोशिश की गई। पीड़ित छात्र का आरोप है कि रैगिंग के नाम पर उसके बाल काटने की भी कोशिश वहां पर की गई, जिससे वो अब मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुका है। पीड़ित ने कॉलेज प्रशासन और चीफ वार्डन को चिट्ठी लिखी है, लिखित में शिकायत दी है। मामला सामने आते ही कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि जांच कमेटी गठित की गई है, वो मामले की जांच कर रहे हैं। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, इसको लेकर अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है उत्तराखंड में। तो जो रैगिंग का रोग है वो इस वक्त दून मेडिकल कॉलेज से सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक रंग भी सामने आ रहा है। सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है उत्तराखंड में। कांग्रेस ने सरकार पर और पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजात पॉल ने कहा कि इससे पहले भी लापरवाही सामने आई थी, सरकार को उससे सबक लेना चाहिए था और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। बीजेपी का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि एफआईआर में क्या हो रहा है और दून मेडिकल कॉलेज इसके अंदर ही जांच क्यों कर रहा है। इतना संगीन आरोप है, इतनी संगीन ये घटना है, तो क्या एफआईआर दर्ज करके पुलिस के हाथ में ये मामला नहीं दिया जाना चाहिए। कहा जा रहा है विशेष समुदाय से वो छात्र है, लेकिन उसका सीनियर्स में भी एक तो विशेष समुदाय से, और ये विशेष क्या होता है, हर छात्र विशेष होता है और हर छात्र की सुरक्षा का काम उस कॉलेज का है जहाँ वो पढ़ रहा था। सवाल ये उठता है कि अब सरकार इसमें क्या कर रही है। ये मैनेजमेंट का मामला है, ये कॉलेज का मामला है, तो कॉलेज को इसमें सख्ताई से रुख अपनाना चाहिए और कांग्रेस को मुझे लगता है कि समझना चाहिए। कांग्रेस के समय पर भी इस तरह की रैगिंग होती थी। कांग्रेस के समय पर तो कई बार जो है हत्याएं तक हो गई है रैगिंग के मामले में। तो कांग्रेस को कम से कम पहले अपना इतिहास देख लेना चाहिए और कॉलेजों के मामले में तो कम से कम कांग्रेस को यहाँ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर बरेला हाईवे रोड पर क्रेटा कार ने सड़क किनारे
खाना खा रहे 20 मजदूरों को रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आप देख सकते हैं कि इतनी विभत्स तस्वीरें हैं। ये तस्वीर में आप देख पाएंगे कि कैसे क्रेटा कार के रौंदने के बाद वहां पर हालात बेहद खौफनाक दिखाई पड़ रहे हैं। हादसे के बाद फौरन ही घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में घायल 5 मजदूरों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मजदूर हाईवे की ग्रिल पर पेंटिंग का काम कर रहे थे और दोपहर में खाना खाने सड़क के किनारे ही बैठे हुए थे। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश इस वक्त की जा रही है। तो जबलपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये लोग जो रेलिंग है सड़क की उसे पेंट कर रहे थे और उसके बाद खाना खाने के लिए बैठे थे, लेकिन तभी ये अनियंत्रित कार आई और उसने इन्हें कुचल दिया। अब 5 जो गंभीर हैं घायल, उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाकी मजदूरों का इलाज भी चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।